Hello students, this is Rama sir from Maison Academy. Today we are going to cover a very important topic in 10th standard, that is effect of electric current. Okay, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। भले ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा नाम है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स है जिसको आपको अच्छे से कवर करना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। Okay, so let's start with this chapter, that is effect of electric current. Let's start. देखो, बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पहले समझ जाते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। अभी आपने करंट थ्रू कंडक्टर आपने पढ़ा रहेगा। सपोज आपने एक कंडक्टर लिया, सपोज इफ यू टेक ए वायर, ठीक है। अब वायर में करंट कब फ्लो होगा? जब वायर को हम लोग सर्किट में कनेक्ट करेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अगर अप्लाई करेंगे। सपोज ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से आपका करंट फ्लो होता है। कहाँ से कहाँ फ्लो होता है ना? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। सो द करंट इज आई। तो ये करंट कैसे प्रोड्यूस होता है ना? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज जब फ्लो होता है तभी आपका करंट फ्लो होता है। सो व्हेनेवर द चार्ज इन मोशन दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग लिखते हैं आई, दैट इज द करंट विच इज इक्वल टू चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समय के साथ कितना चार्ज फ्लो होता है उसका अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं, दैट इज आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट गिव्स अस द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो ऑब्वियसली अगर एक करंट एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है, सो व्हाट विल हैपन, देयर आर टू इफेक्ट्स यू विल एनकाउंटर। पहला होता है थर्मल इफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। थर्मो मतलब हीट। दूसरा, जब आपका कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आज हम लोग ये दोनों चीज कवर करेंगे। एक हम लोग कवर करेंगे थर्मल इफेक्ट एंड दूसरा वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो थर्मल इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के भी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। नाउ, जैसे आपका करंट फ्लो होता है, जब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तभी आपका करंट कुछ फ्लो होता है। मतलब करंट फ्लो हो रहा है मतलब एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो एनर्जी जब फ्लो होता है तो देयर मस्ट बी सम वर्क इज डन एंड उस वर्क के वजह से कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड इलेक्ट्रिकल पावर। ये हम लोग ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ना? इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। देखो, आपको पता है कि कंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो होता है तो देयर मस्ट बी सम वर्क, कुछ वर्क होना चाहिए, वर्क डन होना चाहिए। कंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो हो रहा है देयर मस्ट बी सम वर्क डन। देखो, मैं आपको एक सिंपल खुद से डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपने एक वायर लिया, ठीक है, और आपने उसको एक सेल के साथ कनेक्ट किया। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल। सो दैट मीन्स आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया। आपको ओम्स लॉ पता है, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना करंट फ्लो होगा। सो देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। नाउ, ये करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है ना। ये q अमाउंट ऑफ चार्ज टाइम t में फ्लो हो रहा है, q अपॉन t, दैट इज इक्वल टू I, दैट इज द करंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट को सर्किट में फ्लो करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है। देयर मस्ट बी सम वर्क, बिना काम का कुछ नहीं होता है। सो देयर मस्ट बी सम वर्क डन एंड ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या है ना? वर्क डन इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड विथ पोटेंशियल डिफरेंस। कितना चार्ज फ्लो किया और आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया,
उसके हिसाब से आपका वर्क डन होता है। सो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्या लिखोगे ना, वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू मतलब क्या है, चार्ज, वी मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन क्या आएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी देखो हम लोग पुट करते हैं, यही वर्क आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट है। एनर्जी से कुछ वर्क होता है, वर्क से कुछ एनर्जी होता है। तो यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी दोनों सेम है। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर द वर्क डन। तो वर्क डन हमारा क्या है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी E इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो हमें पता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे Q के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं I इंटू टी, दैट इज इंटू वी। तो ये आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एंड दिस एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑल्सो, दोनों सेम ही है, विच इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि कितना वर्क डन लगता है चार्ज को सर्किट में मूव करने के लिए, कितना वर्क डन लगता है, उस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम। कितने टाइम तक आपने करंट को फ्लो किया, कितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और कितना करंट फ्लो किया, कितने टाइम तक फ्लो किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड विच इज कॉल्ड एज द वर्क डन। ओके, नाउ अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ वर्क डन। पावर का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ वर्क डन। पावर को P से डिनोट किया जाता है, विच इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आया था वी आई टी अपॉन टी। देखो टी टी कैंसल, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, V इंटू आई। तो देखो हमने एनर्जी का भी फॉर्मूला निकाल दिया एंड इलेक्ट्रिकल पावर का भी फॉर्मूला निकाल दिया, दैट इज वोल्टेज इंटू करंट। ये मेन इक्वेशन है, इससे हम लोग अलग अलग इक्वेशंस निकाल पाएंगे। वी कैन डिराइव डिफरेंट इक्वेशन फ्रॉम दिस। ओके, जैसे मैं अगर आपको सिंपल बताऊं, जैसे आपको पता है वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप पुट कर दोगे P इक्वल टू V के जगह IR पुट कर दो, फिर से I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर का एक फॉर्मूला आ जाएगा I स्क्वायर R। अगर आपने I के जगह V अपॉन R पुट कर दिया, फिर से आपका पावर का फॉर्मूला आ जाएगा V स्क्वायर बाई R। तो मतलब पावर का देखो अलग अलग टाइप का फॉर्मूला है। आपको जैसा एग्जाम में डाटा दिया रहेगा उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको सिर्फ वोल्टेज दिया है एंड करंट दिया है, आपको पूछा है कि इलेक्ट्रिकल पावर कितना है, आप सिंपली वोल्टेज इनटू करंट। अगर आपको टाइम दिया है और आपको पूछा है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो, कुछ नहीं, पावर इंटू टाइम मतलब V इंटू आई इंटू टी। तो जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया रहेगा, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो पावर के लिए, एंड ये फॉर्मूला आप यूज करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। अगर आपको सिर्फ करंट दिया रहेगा, सपोज एक सर्किट दिया रहेगा और सर्किट का रेजिस्टेंस दिया रहेगा और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, आपको पूछा रहेगा इसका पावर कितना है। तो यहाँ पे आपके पास करंट और रेजिस्टेंस है, तो आप लिख सकते हो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो पावर मल्टीप्लाइड विथ टाइम, तो ये आ जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी। तो देखो जैसा आपको डाटा दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना है। इफ यू नो द वोल्टेज एंड करंट, देन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई टू गेट द पावर, और टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ
वोल्टेज दिया है एंड रेजिस्टेंस दिया है, कितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है दैट इज बीइंग गिवन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज गिवन। तो आपको पूछा है कि पावर कितना होगा, तो सिंपली यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे v²/r, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। बहुत सिंपल है, अगर आपको वोल्टेज और करंट दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। आगे जाके इसके और भी केसेस है। अगर आपको एनर्जी चाहिए, अगेन पावर इनटू टाइम करोगे तो दिस इज v²/r मल्टीप्लाइड विद t। इसके ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। मेनी ऑफ टाइम यू विल गेट क्वेश्चन ऑन दिस। आपको पावर पूछा रहेगा या फिर आपको एनर्जी पूछा रहेगा। यू कैन गेट एदर ऑफ द क्वेश्चंस, कोई भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। एदर वोल्टेज और करंट देके आपको पावर पूछ सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ सकता है, या फिर करंट और रेजिस्टेंस देके आपको पावर और एनर्जी पूछ सकता है, या फिर वोल्टेज और रेजिस्टेंस देके आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ सकता है। नाउ जैसे स्टार्टिंग में हमने चैप्टर पढ़ा था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी तक मैंने आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताया। एनर्जी क्यों है? क्योंकि चार्ज को मूव करने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता है। चार्ज अपने आप सर्किट में कभी मूव नहीं करता है, यू हैव टू डू सम वर्क, और वो वर्क तभी होता है जब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, तभी चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है तो चार्ज मूव करता है सर्किट में। चार्ज जब सर्किट में मूव करता है तो सम वर्क इज डन एंड दैट वर्क डन इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पे आपका जो वर्क डन और हीटिंग इफेक्ट के बीच एक रिलेशन है, हीट एंड वर्क डन। सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो देयर मस्ट बी सम वर्क डन, सम एनर्जी स्पेंड, और उसके वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है, तो इनके बीच एक रिलेशन है दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट हमारा क्या है? दैट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और मैंने आपको बताया था कि वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है, वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट विथ ईच अदर। सो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कुछ वर्क होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे हीट एंड वर्क के बीच जो रिलेशन है दैट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और वो क्या कहता है? दैट इज W द वर्क डन इक्वल टू J इंटू H। This J is called Joule's constant. तो वर्क का यूनिट जो होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल, और हीट का जो यूनिट होता है दैट इज कैलोरी। आपको अगर हीट जूल में भी निकालते हो तो कोई गलती नहीं है, आप डायरेक्टली जूल में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको कैलोरी में अगर आपको हीट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? H इक्वल टू W/J करना पड़ेगा, और J का वैल्यू दिया रहता है दैट इज 4.2 कैलोरी। तो आप J से डिवाइड करके आप H का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, नाउ यही आपका जो टेक्स्ट बुक में दिया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे। यहाँ पे आप क्लियरली एक सर्किट देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये रेजिस्टेंस को, सर्किट का रेजिस्टेंस को R से डिनोट किया गया है। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल। तो हमने एक सेल या बैटरी लगाया है, एक सप्लाई दिया है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने क्या कनेक्ट किया है? वोल्ट मीटर। रिमेंबर, वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है ना? वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट इन पैरेलल। देखो सर्किट में वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। और एमीटर कैसे कनेक्टेड होता है? सीरीज में। ऑलवेज रिमेंबर, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है टू मेजर द करंट, एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर यूज किया गया है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? वोल्ट मीटर यूज किया है।
This is the voltmeter that is used to measure the potential difference and it is always connected in parallel. एंड यहाँ पे हमने एमीटर यूज किया है जो करंट मेजर करेगा, जो हमेशा सीरीज में रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जैसे आपको अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा वोल्टमीटर से, करंट मिल जाएगा एमीटर से, आपने कितने टाइम तक चालू किया है डिवाइस को या फिर सर्किट को, तो उसके हिसाब से VIT करके आप क्या निकाल दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हिसाब से आपके टेक्स्ट बुक में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इवन बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपका घर पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बिल आता है, एनर्जी यूनिट कैसे आता है। देखो हमें पता है हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं, द अप्लायंसेस दैट वी यूज इन आवर हाउस होल्ड, उसमें आप देखा रहेगा एक पावर मेंशन किया जाता है। जैसे आप बल्ब यूज करते हो तो लिखा रहता है कि सर बल्ब हमने यूज किया घर पे और उसमें सर लिखा है 40 वाट। सर हम लोग फैन यूज कर रहे हैं और उसमें लिखा है 60 वाट। ओके, तो ऐसे जो भी हम लोग घर पे हाउस होल्ड अप्लायंसेस यूज करते हैं, देखो उनमें पावर लिखा रहता है। और मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज पावर। एनर्जी मतलब कुछ नहीं, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। तो वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या आएगा ना, पावर मल्टीप्लाइड विथ टाइम। सपोज बल्ब का पावर को मैं लिख देता हूं P1 से डिनोट करता हूं, फैन का पावर को मैं P2 से डिनोट करता हूं। सपोज आपने बल्ब 4 घंटे के लिए यूज किया दिन में, तो मैं वहां का टाइम लिख दूंगा T1 इक्वल टू 4 आवर। सपोज आप फैन को यूज कर रहे हो सपोज 6 घंटे के लिए, तो मैं T2 इक्वल टू लिख देता हूं 6 आवर। अरे बेटिया पॉइंट, तो मैंने बल्ब का पावर लिख दिया P1 से डिनोट किया दैट इज 40 वाट, एंड फैन का पावर है 60 वाट, उसको P2 से डिनोट किया। जो टाइम कंज्यूम कर रहा है T1 मैंने लिखा 4 आवर, एंड फैन ने जो टाइम कंज्यूम किया T2 इक्वल टू 6 आवर। इतना टाइम तक उसको हमने ऑपरेट रखा। तो मुझे अभी एनर्जी निकालना है, तो कैसे एनर्जी निकालूंगा ना, देखो एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, एनर्जी बल्ब ने कंज्यूम किया प्लस एनर्जी फैन ने कंज्यूम किया। तो बल्ब का एनर्जी क्या होगा ना, बल्ब का पावर इनटू कितना टाइम तक उसको ऑपरेट किया। फैन का एनर्जी कितना होगा ना, फैन का पावर कितना है P2, कितना टाइम तक उसको यूज किया P2 T2। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। हाँ, तो देखो मैं ये सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ सो दैट यू विल गेट ए बेटर आइडिया। हाँ, जस्ट फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब दैट इज द वर्क डन, तो वर्क डन अपॉन यूनिट टाइम दैट इज पावर। तो मतलब मुझे एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी क्या होगा, ये टाइम जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी क्या होता है ना, पावर ऑफ द अप्लायंस मल्टीप्लाइड विथ द टाइम ऑफ ऑपरेशन। अप्लायंस का पावर कितना है और उसको कितना टाइम तक आपने यूज किया, पावर इनटू टाइम करोगे तो आपका आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सपोज हमने एक अप्लायंस यूज किया 1, ये बल्ब है। दूसरा अप्लायंस हमने यूज किया फैन दैट इज 2, इसका पावर है P1, इसका पावर है P2, इसको टाइम T1 के लिए हमने यूज किया, इसको टाइम T2 के लिए हमने यूज किया। तो हम लोग पावर इनटू टाइम करके बल्ब का भी एनर्जी निकाल देंगे कितना कंज्यूम किया, एंड फैन का भी हम लोग एनर्जी कंजम्पशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 40 टाइम T1 इंटू 4, फैन का पावर है 60, टाइम कितना है T2 कितना है 6, कितना आता है देखो ना, 40 इंटू 4 160 प्लस 360, तो ये आ जाता है आपका 520। 520 पावर का यूनिट होता है वाट, टाइम हमने लिया आवर में, तो ये आता है 520 वाट आवर।
तो हमारा जो एनर्जी आ गया, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारा जो टोटल एनर्जी आ गया दैट इज 520 वाट आवर। अब मैं बिल दिखाऊंगा कि एक महीने में हमारा कितना बिल होगा। देखो जो इलेक्ट्रिक बोर्ड रहता है उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो 1 किलोवाट आवर है, मतलब 1000 वाट आवर, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने घर पे देखा रहेगा, आपका जो बिल, इलेक्ट्रिक बिल का मीटर रहता है, डिजिटल मीटर, जो सोसाइटी में एक आपका जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट सब रहते हैं वहाँ पे आपका रहता है, हर एक फ्लैट का अलग से रहता है। आप देखोगे वहाँ पे एक डिजिटल मीटर रहता है, आप घर का आपका इलेक्ट्रिसिटी जैसे कंज्यूम होता है, मीटर में रीडिंग कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, या फिर आप कोई भी एक सैम्पल इलेक्ट्रिकल बिल देखोगे तो बिल में लिखा रहता है कि आपने ये मंथ में इतना दिन से इतना दिन तक, एक महीने के ड्यूरेशन में आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए। तो वो यूनिट यही होता है, दिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, दैट इज 1000 वाट आवर। अभी हमारा कितना आया, 520 वाट आवर एक दिन में, 1 डे में हमने कितना कंज्यूम किया ना, 520 वाट आवर। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग कोई भी एक मंथ लेते हैं, सपोज इफ आई टेक द मंथ ऑफ नवंबर, सपोज 30 डेज है, मंथ को मैं 30 डे मानता हूं, तो 30 डे में हमारा कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, देखो 520 इंटू 30, 520 इंटू 30, देखो यहाँ पे बहुत आसान है, 2 जीरो से भाई, पहले 2 जीरो डाल दो ना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना आया 15,600 वाट आवर। मैंने क्या बताया कि 1000 वाट आवर होता है 1 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हम लोग नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे ना, 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो वो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। तो अभी ये मेरा 15,600 वाट आवर आया, इसको मैं किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, किलो में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मतलब 1000 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो अभी ये 15,600 वाट आवर जो है, इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, देखो इसको मैं 1000 में डिवाइड कर देता हूं, 15600 डिवाइडेड बाय 1000, कितना आएगा ना, 15.6 किलोवाट आवर। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो एनर्जी कंज्यूम किया, यहां पे मैं लिख देता हूं, एनर्जी कंज्यूम्ड, वो आए मेरा 15.6 यूनिट्स। वेरी सिंपल, आपको जितने भी अप्लायंसेस दिए हैं, पहले उनका पावर निकाल दो, फिर उनको कितने टाइम तक यूज किया एक टेबल बना के लिख दो, फिर पावर इनटू टाइम करके एनर्जी निकाल दो, फिर सबको ऐड कर दो, टोटल एनर्जी एक दिन में कितना कंज्यूम होता है पहले निकाल दो, फिर एक महीने में कितना कंज्यूम होता है 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने एक महीने का निकाल दिया, मेरा आया 15,600 वाट आवर, क्योंकि मैंने पावर को वाट में लिया था, टाइम को आवर में लिया था। अब मैं इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा, जिससे मुझे मिलता है 15.6 किलोवाट आवर। ओके, नाउ अब मुझे बिल चाहिए। तो सपोज आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, उसने बोला कि मैं 1 यूनिट का 10 रुपए लूंगा, 1 यूनिट का कितना लेगा, 10 रुपए। तो मेरा कितना है 15.6, तो मेरा बिल कितना जनरेट होगा ना, बिल जनरेटेड विल बी कितना होगा ना, 15.6 इंटू 10, तो कितना आएगा मेरा बिल, 156 रुपीज। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जहां से आपको समझ में आ रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल कैसे जनरेट होता है, यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करना है किलोवाट आवर में। ओके,
तो यही चीज आपका मेंशन किया गया है। अगर आपको किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बता देता हूँ कैसे आता है। ओके, जस्ट क्विकली लुक इनटू इट। यू कैन सी हाउ आई हैव कैलकुलेटेड कि कितने एनर्जी कंजम्पशन निकाला जाता है और उसको कैसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे 1 यूनिट का डिसाइड किया जाता है कि कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किया, फिर प्राइस से मल्टीप्लाई करके बिल जनरेट करता है। ऐसा एक क्वेश्चन, केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। अप्लायंसेस दिया रहेगा, पावर्स दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, आपको पर यूनिट चार्जेस दिया रहेगा और मंथ में अगर 30 डेज है तो कितना बिल आपका जनरेट होगा। दैट इज अ टिपिकल क्वेश्चन यू विल गेट। उससे पहले मैंने आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी बताया था, जहां पे हीट कितना जनरेट होगा आप निकाल सकते हो, I² RT करके निकाल सकते हो, V²/R इंटू टी करके निकाल सकते हो, या फिर VI इंटू टी करके निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिकल पावर का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एनर्जी का बताया, हीट का बताया। तो मैंने 4 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिया। पहला कि आप कैसे इलेक्ट्रिकल पावर निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, एंड कैसे हीट निकाल सकते हो, एंड द फोर्थ वन इज आप एनर्जी बिल कैसे जनरेट कर सकते हो। ओके, सो क्विकली मूविंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि हमने अभी जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन सब कवर कर लिया। अब थोड़ा थ्योरी वाले चीजें भी मैं डिस्कस कर लेता हूं जहां से आपको समझ में आएगा। जैसे हीटिंग इफेक्ट का सबसे एप्लीकेशंस क्या रहता है। घर पे पहले के टाइम में इलेक्ट्रिकल कुकर यूज किया जाता था, कॉइल्स रहते थे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करता था एंड इसमें जो कॉइल्स यूज करते थे उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई था, क्योंकि आपको पता है हीट का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू I² RT। तो आप जो मटेरियल यूज करोगे उसका रेजिस्टेंस अगर हाई रहेगा तो तब जाके ये हीट हाई जनरेट करेगा। क्योंकि आप हीटिंग के लिए यूज कर रहे हो तो आपका प्राइम पर्पस ये रहना चाहिए कि उस कॉइल के थ्रू अगर मैं करंट सेंड करूं तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ज़्यादा हीट तब प्रोड्यूस कर सकता है जब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कॉइल हम लोग कुकर के लिए यूज़ करते हैं या फिर हीटर के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल कुकर और इलेक्ट्रिकल हीटर्स, हाँ, जो विंटर के लिए भी रूम हीटर के तौर पे भी यूज़ होता है, वहाँ पे भी वो जो कॉइल यूज़ करते हैं दैट शुड बी हैविंग वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो पहले समझते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। देखो, रेजिस्टेंस कोई भी मटेरियल का जो होता है एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है ना? विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो को जो अपोज करता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। एंड मटेरियल का उसी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहता है उसका रेजिस्टेंस अल्टीमेटली ज़्यादा ही रहता है। तो जब हम लोग हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं तो हम लोग हमेशा हाई रेजिस्टिविटी और हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल ही हम लोग यूज़ करते हैं, सो दैट हाई अमाउंट ऑफ हीट हम लोग जनरेट कर सकें। अब सिर्फ हीट ही नहीं जनरेट होता, कुछ कुछ कॉइल्स ऐसे हैं, कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, अगर उनमें ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो वो ग्लो करता है, मतलब वो लाइट एनर्जी भी एमिट करता है। जैसे ये जो हीटिंग के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज़ करते हैं नॉर्मली निक्रोम या फिर एलॉयस यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट व्हाई वी यूज़ निक्रोम और अदर एलॉयस फॉर हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, रेजिस्टेंस इज हाई। तो रेजिस्टेंस हाई होने के वजह से ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर द एलॉयस फॉर हीटिंग इफेक्ट। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये जो बल्ब है, हाँ, ये दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। अब ये टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है? देखो, ये बहुत ही थिन फिलामेंट रहता है, लेकिन इसमें भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 3000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है, फिर भी वो बर्न नहीं करता है।
ओके क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, सो दैट्स वाई टंगस्टन इज प्रिफर्ड। एंड ये जब हाई टेम्परेचर में आता है तो ये ग्लो करता है, तो उसके वजह से आप एक ग्लास बल्ब यूज करते हो जो क्या करता है, लाइट एमिट करता है। सो देर आर टू एप्लीकेशंस हियर, जैसे टंगस्टन वायर यूज किया जाता है बल्ब्स बिकॉज इट कैन बी हीटेड टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर तक इसको हीट कर सकते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। एंड एलॉयस हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं कि इनका रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टिविटी है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछता है रीजन में कि वाई निक्रोम इज यूज इन हीटर कुकर्स, बिकॉज इनका रेजिस्टिविटी हाई होता है। अगर आपको ये 2 मार्क में पूछता है तो आपको पहले बताना पड़ेगा व्हाट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ a material which oppose the flow of charge, and the material which has high resistivity are the alloys like nichrome which is used in थर्मल कुकर्स और हीटर्स। देन टंगस्टन भी आप लिख सकते हो, सेम आंसर, सिमिलर आंसर, बस आपको मेंशन करना पड़ेगा टंगस्टन क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और वो हाई टेम्परेचर तक उसको हम लोग हीट कर सकते हैं, सो दैट इतना हीट हो जाता है कि वो लाइट भी एमिट करता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कंक्लूड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, नाउ उसके अलावा थोड़े सेफ्टी मेजर्स तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक का सप्लाई है, ओके ऑल ऑफ यू नो दैट हमारे घर में जो करंट का सप्लाई है वो एसी है या डीसी है। ओके, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट मतलब जो चेंज होता है, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ओके, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसका ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना ही डायरेक्शन चेंज होता है, यूनिडायरेक्शनल रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीसी। एसी मतलब जिसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, उसका वैल्यू मतलब करंट कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज करता है, वैसे करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी। ओके, तो हमारे घर में जो सप्लाई है एसी सप्लाई है, अगर आपने देखा रहेगा हमारे घर में जो सप्लाई वायर रहता है, आपने कभी किसी वायर को देखा रहेगा तो उसमें से 3 तार रहते हैं, देयर आर 3 वायर्स, 3 फेज वायर बोलते हैं, आगे जाके आप पढ़ोगे। उसमें से एक रहता है लाइव वायर, और एक रहता है न्यूट्रल वायर, एक रहता है अर्थिंग वाला वायर। 3 टाइप का वायर रहता है, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थिंग। लाइव के थ्रू करंट जाता है, न्यूट्रल के थ्रू आता है करंट, एंड अर्थिंग हम लोग सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, दिस इज फॉर द प्राइम पर्पज ऑफ सेफ्टी। बाई चांस आपका शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट मतलब लाइव और न्यूट्रल कनेक्ट हो गए तो आपका होता है शॉर्ट सर्किट। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है और उसके वजह से देयर इज ए चांस कि अगर कोई अप्लायंस रहेगा वो जल भी सकता है, दैट में इग्नाइट, कोई भी चीज़ उसके पास रहे जो जल सकता है, वो शॉर्ट सर्किट के वजह से, ज़्यादा करंट के वजह से स्पार्क होता है और वो आग लग सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें सर्किट में किसका यूज़ किया जाता है ना, फ्यूज का यूज़ किया जाता है, फ्यूज। तो फ्यूज ऐसा एक मटेरियल से बना रहता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो रहता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लो। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर में वो मेल्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, मोल्टन स्टेट में आ जाता है, तो वो टूट जाता है। टूट जाने से क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक होने से करंट का फ्लो रुक जाता है। तो मतलब ये फ्यूज का काम क्या होता है, करंट का फ्लो को रोकना। कब ना, जब हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ क्रॉस कनेक्शन, एनी काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट, एनी काइंड ऑफ कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है तो आपका फ्यूज क्या करता है, सर्किट को ओपन कर देता है, उसके वजह से फर्दर करंट फ्लो नहीं होता है। सो दैट इज द यूज ऑफ ए फ्यूज। ओके, तो यहाँ पे कुछ फ्यूज के डायग्राम्स पे यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, इसके अलावा घर पे हम लोग सर्किट ब्रेकर्स, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, एमसीबी, आप अगर आप देखोगे आपके घर पे, हर घर पे एक हर रूम पे एक एमसीबी बोर्ड रहता है, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, इफ यू एक बोर्ड जैसा रहेगा, आप देख सकते हो घर पे, ऐसा रहता है, ऐसे बहुत सारे रहते हैं।
तो वो सर्किट ब्रेकर भी वैसे ही काम करते हैं, एमसीबीज काम करते हैं। जो अगर आपका घर पे कुछ भी सर्किट में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो ऑटोमेटिक वो करंट को स्टॉप कर देता है। तो दैट इज द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आपको एग्जाम में ये सब डायग्राम्स आते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा वाला फ्यूज है, कौन सा वाला सर्किट ब्रेकर है। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स है, यू कैन रेफर दिस डायग्राम्स टू नो एंड आइडेंटिफाई कि कौन सा एक पार्ट क्या है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब हमने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया। हीटिंग इफेक्ट के अंडर हमने इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ लिया, ओके, एंड एनर्जी बिल कैसे जनरेट होता है वो भी हमने पढ़ लिया। आई थिंक मैंने आपको 1 किलोवाट आवर के बारे में नहीं बताया, जो मैं आपको बता देता हूँ 1 किलोवाट आवर क्या होता है और वो कैसे निकाल सकते हैं 1 किलोवाट आवर का वैल्यू, जो एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 किलोवाट आवर। डिफाइन 1 किलोवाट आवर। देखो, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है 1 kWh। दिस स्टैंड्स फॉर 1, K स्टैंड्स फॉर किलो, W स्टैंड्स फॉर वाट, H स्टैंड्स फॉर आवर। किलो वाट आवर। नाउ किलो होता है 1000, किलो कितना होता है 1000, तो 1 किलो मतलब कितना होगा 1000 वाट। आवर, आवर कितना होता है ना 60 मिनट। 1 आवर कितना होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड। तो ये वाट में आ गया, ये सेकंड में आ गया। नाउ यू नो दैट वर्क डन अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू पावर। वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है पावर। नाउ वर्क इक्वल टू क्या आता है पावर इंटू टाइम। पावर वाट में रहता है और टाइम अगर आपका सेकंड में रहता है तो वाट सेकंड जो होता है दैट इज जूल। क्या होता है जूल। तो 1 वाट सेकंड इक्वल टू 1 जूल। तो यहां पे देखो 6 इंटू 6 कितना है 36। इसमें एक जीरो, इसमें एक जीरो, इसमें 3 जीरो, कितने जीरो हो गए टोटल 5 जीरोस। तो देखो अगर मैं 6 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करूं, राइट से 6 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करूं, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो मैं लिखूंगा 3.6। अगर 6 प्लेस के बाद डेसिमल पुट कर रहा हूं तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मिला 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। Always remember 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule। तो इसको ही हम लोग 1 यूनिट लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा कंज्यूम होता है इसको ही हम लोग 1 यूनिट लेते हैं। 1 यूनिट मतलब हमारा इतना जूल एनर्जी कंज्यूम होता है। समझ रहे हो, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उसके लिए एनर्जी कंजप्शन होता है। इसीलिए आपको पता होगा जो हमारा इलेक्ट्रिक बिल को एनर्जी बिल भी बोलते हैं, क्योंकि उतना एनर्जी लगता है। और वो कितना एनर्जी लगता है दैट इज 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो 1 यूनिट एनर्जी बिल जो होता है, 1 यूनिट एनर्जी बिल जो होता है दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ओके, सो एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। हाँ, सबको समझ में आ गया क्या बता रहा हूँ ना। नाउ यहाँ पे हमने कवर कर लिया दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफेक्ट हमने कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट जाते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। लेट अस अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे
लेट अस गिव सम क्रेडिट टू द साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में पहले फाइंड आउट किया था, दैट इज ऑयस्टर, सर हंस ऑयस्टर, क्रिस्टियन ऑयस्टर। इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने ना, उसने एक करंट कैरिंग, हाँ, ऐसा एक सर्किट लिया जहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है, यू कैन सी हियर देयर इज ए करंट कैरिंग वायर हियर, ओके। तो ये आपका थिक कॉपर वायर है, ये आपका करंट कैरिंग वायर है, ओके। आपने एक सेल लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ऑब्वियसली करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा। ये आपका की है, आपने जैसे ही सर्किट क्लोज किया करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो करंट फ्लो जैसे हुआ, उन्होंने देखा कि यहाँ पे अगर एक मैग्नेटिक निडल को रखते हैं, सपोज इफ आई कीप ए मैग्नेटिक निडल, ओके, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज ए मैग्नेटिक निडल। आप जो कॉम्पस देखते हो, कॉम्पस जो डायरेक्शन देखने के लिए यूज होता था, अभी आजकल जरूरत नहीं पड़ता है, सबके पास जीपीएस है, गूगल मैप है। लेकिन पहले के टाइम में अगर आपको नॉर्थ साउथ जानना है या वेस्ट ईस्ट जानना है तो यू हैव टू यूज ए मैग्नेटिक निडल। ऐसा एक निडल रहता था, मैग्नेटिक निडल, उसको एक जगह पे पाइवट किया जाता था, तो वो ऐसा कॉम्पस रहता था। तो वो हमेशा आपको डायरेक्शन बताता, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो वो निडल का डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग को पता चलता था कि डायरेक्शन क्या है ना। ये आपका एक करंट कैरिंग वायर है, इस वायर में अगर आपका करंट फ्लो होता है, आप नॉर्मल जब मैग्नेटिक निडल को लोगे तो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ दिखाएगा, कहाँ पे नॉर्थ है कहाँ पे साउथ है वो डायरेक्शन दिखाता है। लेकिन अगर आपने ये करंट कैरिंग कंडक्टर के पास उस निडल को रखा तो वो नॉर्थ साउथ के जगह कुछ अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाता था। इसका मतलब ये है कि ये कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और वही मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास के मैग्नेटिक निडल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब सपोज ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और आपने क्या किया, चलो एक कंपास निडल को यहाँ पे रखता हूँ। तो क्या होता है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो ये कंपास निडल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये जो मैग्नेट है, कंपास निडल मतलब क्या है, वहां पे एक मैग्नेट है और वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। लेकिन आपने जब उसको करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इस कॉम्पस का मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट किया। इंट्रैक्शन का मतलब फिजिक्स में होता है फोर्स। कोई चीज किसी और चीज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है मतलब उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसके वजह से ये निडल अभी क्या करेगा, डिफ्लेट करेगा। तो यहां से ऑयस्टर ने कंफर्म किया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और उसको दिखाने के लिए क्या किया उन्होंने, वो जो वायर था वहां पे एक कार्डबोर्ड लगा दिया जी। ऐसे ये वायर था, उन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड में होल किया और उसके साइड में रख दिया ऐसा। तो ये कार्डबोर्ड है, ये बीच में होल है, इसके थ्रू वायर पास किया। जैसे ही वायर में करंट फ्लो किया, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे आयरन के फॉइल्स, आयरन के पार्टिकल्स क्या किया, इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल किया। तो जैसे ही स्प्रिंकल किया वो एक पैटर्न में आया, ऐसा लूप के फॉर्म में। तो ऐसा पैटर्न में क्यों आया, क्योंकि वो दिखाता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फील्ड के हिसाब से आपका आयरन फिलिंग्स ऐसा अरेंज होता है, ऐसा रेगुलर पैटर्न में आप देख सकते हो। ऐसा है, सब फील्ड के हिसाब से ये फॉइल्स ऐसे अरेंज है। तो दिस सोर्स द करंट थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसको आगे जाके आप पढ़ोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, MEEC। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है डे टू डे लाइफ में, क्योंकि इसके बिना आपका कोई भी मोटर काम नहीं करेगा, ये इसी के ऊपर ही काम करता है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
नाउ उन्होंने ये भी देखा कि अगर आप करंट को बढ़ा दोगे तो निडल में ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, अगर आप करंट को कम कर दोगे तो निडल में कम डिफ्लेक्शन होगा। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहा है। More is the current, more is the magnetic field. So that is the relation Oersted have observed. आप आगे जाके पढ़ोगे, if the current through the wire is increased, the intensity of the magnetic field is also increased. Okay, अगर आप करंट का डायरेक्शन भी चेंज कर दोगे, करंट का डायरेक्शन भी चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। दैट विल ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज आपका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, so it will have a magnetic field in a given direction. अगर आपने करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दिया, so it will have a different magnetic field. वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। आपके बुक में उसका डायग्राम आता है, एग्जाम में डायग्राम आता है और आपको पूछा रहता है कि ये कौन सा रूल बताता है। तो नेक्स्ट हम लोग वही पढ़ेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये चीज आप आगे जाके बहुत जगह यूज करोगे। Even if you go to 11th standard and 12th standard, still ये काफ़ी handy है। This rule is very handy. Everywhere you will find this rule. This is called as right hand thumb rule. देखो ये rules कुछ confuse नहीं है, सिर्फ simply आपको समझना है। right hand rule बोला है मतलब आपको अपना right hand use करना है। Okay, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, then we will get into this diagram and the statement of this रूल का एक स्टेटमेंट रहता है, वो आपको समझना है। लेकिन उससे पहले अगर आप समझ जाओगे कि रूल क्या है तो उसका स्टेटमेंट आप इजीली लिख सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, स्टेटमेंट को बाय हार्ट कर लेते हैं। स्टेटमेंट बाय हार्ट करने के लिए नहीं होता है, स्टेटमेंट को समझना रहता है फिर लिखना रहता है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज इफ यू आर नॉट विजिबल, लेट कंसिडर दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर और इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो राइट हैंड रूल बोल रहा है तो आई हैव टू यूज माई राइट हैंड। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड से होल्ड करना है और करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं थंब को ऊपर की तरफ रखूंगा। करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं थंब को ऊपर की तरफ, अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो थंब को मैं नीचे की तरफ रखूंगा। तो throughout I have to use my right hand. If the current is moving in the upward direction, then I have to keep my thumb in upward direction. If the current is downward direction, then I have to keep the thumb in the downward direction. Now दोनों ही केस में मुझे ये करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड करने के लिए मेरे फिंगर्स को कर्ल करना पड़ रहा है। तो देखो जब मैंने थंब को ऊपर रख के फिंगर को कर्ल किया, so you can see the direction of current कैसे। सपोज यहाँ पे आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैंने इसको होल्ड किया तो मेरा फिंगर ऐसा कर्ल हो रहा है। ओके, तो फिंगर ऐसे कर्ल हो रहा है, तो वो फिंगर कर्ल को अगर मैं ऐसे दिखाऊं, इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। कौन से सेंस में है आपको सबको पता है, ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ACW एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो ये आप देख सकते हो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ, या एंटी क्लॉकवाइज ACW। तो ऐसे लूप के फॉर्म में आता है मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ लूप्स एंड दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। आप बोलोगे कि सर आपने तो ऊपर वाला डायग्राम दिखाया, नीचे वाले के लिए बताइए। कोई बात नहीं, देखो करंट अगर नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, आपका थंब नीचे होना चाहिए। तो मैंने थंब नीचे रखा, ऐसे होल्ड किया, तो अभी देखो मेरे कर्ल फिंगर्स ऐसे हैं। नाउ द कर्ल फिंगर्स आर लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसा लूप बनाऊं तो ऐसा, तो देखो ये क्लॉक के डायरेक्शन में है, तो ये क्लॉकवाइज लूप के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो लूप आपके क्लॉकवाइज लूप्स बनेंगे। अपवर्ड जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज लूप्स आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल। ओके, और इससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। आप जैसे बोलोगे कि सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा ना, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस डायरेक्शन। हमेशा टेंजेंट रहेगा, जिस पोजीशन पे आप देख रहे हो उसको पोजीशन।
बट इधर कैसा रहेगा, लाइक दिस, यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंशन, यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंशन, लाइक दिस। ये सब का क्यों जरूरत है, हमें करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्यों चाहिए ना, आगे जाके वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमें पता है तो हम लोग फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि फील्ड के वजह से फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे डिपेंड निकाल रहे हैं ना, बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। तो कुछ नहीं है, if you hold the conductor with your right hand and the thumb stretch in the direction of the current, then the curled fingers will show you the direction of the magnetic lines of force। और इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलना सही नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकते हो, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कर्ल्ड फिंगर्स क्या देता है, कर्ल्ड फिंगर्स क्या देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ल्ड फिंगर आपका देता है डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। की पॉइंट्स याद रखो, कभी भी कोई भी स्टेटमेंट रखोगे तो उसमें की पॉइंट्स क्या रहना चाहिए ना, कर्ल्ड फिंगर मेंशन होना जरूरी है, वो क्या देता है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब का डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। और कौन सा हाथ यूज करते हो भाई, राइट हैंड रूल है, राइट हैंड ही यूज करोगे। तो कंडक्टर को राइट हैंड से होल्ड करना है, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, तो कर्ल्ड फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ओके, सो ये हो गया आपका राइट हैंड रूल विच इज कमिंग अंडर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हमने देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि फील्ड के पैटर्न्स हम लोग को कैसे पता चलेगा सर। अगर हमें करंट कैरिंग कंडक्टर आपने एक स्ट्रेट तो बता दिया, लेकिन अगर ऐसा लूप के फॉर्म में रहेगा तो फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, मैं आपको बता देता हूं। दोनों के लिए राइट हैंड रूल यूज होगा, चाहे वो स्ट्रेट कंडक्टर्स हो, मतलब वायर हो, या लूप्स हो। हाँ, मतलब आपका करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स हो या फिर लूप्स हो, दोनों ही केस में आप डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करोगे ना, राइट हैंड रूल ही यूज करोगे, राइट हैंड रूल। तो अभी होगा क्या, जब आपने लूप ले लिया, सपोज मैंने एक लूप ऐसा लिया और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, देखो लूप मैंने दिखाया, एक सर्कुलर लूप दिखाया और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे बोलोगे कि सर अब आप बताओ कि इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखो, अब लूप को होल्ड करने के लिए हम लोग थंब और राइट हैंड यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी क्या करेंगे, राइट हैंड ही यूज करेंगे। अब देखो मैं फिंगर को कर्ल कर रहा हूं करंट के डायरेक्शन में, करंट जो ये फ्लो हो रहा है, ये आपका करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि हमने सर्कुलर लूप ले लिया ना, तो ये लूप में करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। एक कॉइल ले लिया, सर्कुलर कॉइल लिया, इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। अब राइट हैंड रूल के हिसाब से हम लोग फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। देखो ये थंब अभी बाहर की तरफ आ रहा है, थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। अगर आप बोलोगे कि मैंने ऐसा एक कॉइल ड्रॉ किया सर और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैं ऐसे होल्ड करूंगा, देखो मैंने करंट के डायरेक्शन में ही उसको अपने फिंगर को कर्ल किया, तो देखो ये आएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आगे जाके आप यूज करोगे, बी रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, बट अभी फिलहाल के लिए जान लो। अगर आप बोलोगे कि सर मैं करंट का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं अभी, आपने तो ये एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, मैं बोलता हूं कि सर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करो। देखो क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा हूं, देखो फिर से मैंने फिंगर को कर्ल किया क्लॉकवाइज, तो देखो थंब अंदर की तरफ आ रहा है। अगर मैं ऐसे नीचे दिखाऊं तो नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नीचे की तरफ।
ओके, सो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ सकता है या फिर नीचे की तरफ आ सकता है, डिपेंड करता है। सपोज आपका कॉइल ऐसा है और आपने ऐसा एंटी क्लॉकवाइज किया तो ऊपर की तरफ, कॉइल इस प्लेन में है, सपोज द कॉइल लाइज ऑन दिस प्लेन, ये जो मेरा पाम है यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर कॉइल रख दिया और इसमें करंट आपका मेरा फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। आप बोलोगे नहीं क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ। आप बोलोगे नहीं सर कॉइल मेरा ऐसा है, यहाँ पे मेरा कॉइल है और इसमें मेरा करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे क्लॉकवाइज करोगे तो अंदर की तरफ आएगा। अगर आप बोलोगे सर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में फिंगर को कर्ल करूंगा तो थंब बाहर की तरफ आएगा। तो मतलब सिंपली मैं राइट हैंड थंब रूल ही यूज कर रहा हूँ, बस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैं होल्ड करता था और थंब मेरा करंट का डायरेक्शन दिखाता था, बट कॉइल के केस में क्या है, मेरा कर्ल फिंगर करंट का डायरेक्शन है और मेरा थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। कर्ल फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सिंपल सा केस है। देखो इसी केस को हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, इधर से देखो करंट फ्लो हो रहा है, इधर से करंट आ रहा है, तो इधर से करंट कैसा हो रहा है बाहर की तरफ, करंट बाहर की तरफ, समझ रहे ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, यू कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉकवाइज। इधर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इधर करंट बाहर की तरफ जा रहा है। इस साइड देखो P के साइड में करंट ऊपर, Q के साइड में करंट नीचे। करंट जब ऊपर की तरफ जाता है तो थंब क्या होगा करंट, तो फिंगर्स कर्ल करो, देखो फिंगर्स कर्ल कैसा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। जब अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ के लिए थंब नीचे कर दिया आपने, तो ये आपका फील्ड लाइंस। तो देखो फील्ड लाइंस ऐसे बन रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है क्योंकि करंट ऊपर की तरफ है, यहाँ पे करंट नीचे की तरफ है, तो फील्ड लाइंस क्या हो रहा है क्लॉकवाइज। वेरी सिंपल, ये डायग्राम देख के आप समझ सकते हो। ओके, सिमिलरली अगर आपने सोलिनॉइड यूज किया ना, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ए सोलिनॉइड। जैसे मैंने आपको एक सिंगल कॉइल बताया, वैसे ही आप नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे कॉइल्स लेते हो, बहुत सारे टर्न्स ऐसे, और उसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है, इधर से करंट एंटर कर रहा है, इधर से करंट बाहर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड। ये आगे जाके आप 11th-12th में भी पढ़ोगे फिर से। इसके हिसाब से सोलिनॉइड में करंट के डायरेक्शन के हिसाब से आप इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। जैसे ही आपका करंट का डायरेक्शन है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आप लूप के फॉर्म में निकाल सकते हो। तो ये आप देख सकते हो एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। सोलिनॉइड कैसा बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, और इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया रहता है। ये एक साइड साउथ पोल जैसा बिहेव करता है तो दूसरी साइड नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है, सो दैट्स व्हाई इट बिहेव एज ए बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहता है साउथ से नॉर्थ, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है नॉर्थ टू साउथ। ऑलवेज रिमेंबर, inside the magnetic field, inside the magnet the field direction is from south to north, outside it is from north to south। तो ये सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का दिखाया। ओके, तो नॉर्मली ये सोलिनॉइड किससे बना जाता है ना, कॉपर का वायर से बना जाता है। इट इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर, COPPER, कॉपर वायर, एंड इट इज सिमिलर टू ए बार मैग्नेट, बिकॉज वैसे ही जैसे बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल रहता है और एक साउथ पोल रहता है, वैसे ही आपका सोलिनॉइड का भी एक नॉर्थ पोल बनता है, एक साउथ पोल बनता है। एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो वो लूप देख सकते हो आप, लूप देख सकते हो, नॉर्थ टू साउथ है। तो एग्जाम में अगर ड्रॉ करने के लिए पूछा रहेगा तो ऑलवेज रिमेंबर ड्रॉ इट प्रॉपरली, कि करंट का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ पोल किधर बनेगा, साउथ पोल किधर बनेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हो वो लूप्स किधर बनेंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट
यू हैव ए लुक एंड यू कंप्लीटली एनालाइज इट एंड यू विल फील कि हाँ ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सब चीज़ें बेस्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, electric motors and Fleming's left hand rule. Let's take a pause and we'll start again. Okay, now moving on to the next part जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज है क्योंकि राइट हैंड थंब रूल हमने समझ लिया। राइट हैंड थंब रूल सिंपली यूज होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, ना एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या रहेगा, ना आपको राइट हैंड से होल्ड करना है, थंब करंट के डायरेक्शन में रखना है, तो द कर्ल्ड फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चाहे आपका करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो, चाहे करंट नीचे की तरफ फ्लो हो, आपको ध्यान देना है कि आपके कर्ल्ड फिंगर्स कैसा है, ना क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा। अगर आपका सर्कुलर लूप रहा तो सर्कुलर लूप में करंट फ्लो को आप ऐसा कर्ल से दिखाओगे, जैसे आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हुआ तो ऐसे कर्ल करोगे तो थंब मैग्नेटिक फील्ड दिखाओगे। देखो रिवर्स हो रहा है, जब आप कॉइल यूज कर रहे हो तो कर्ल फिंगर आपका करंट दिखाता है और थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। लेकिन जब आप स्ट्रेट कंडक्टर यूज करते हो तो थंब आपका करंट दिखाता है, कर्ल फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। दैट इज वेरी सिंपल। और कॉइल्स अगर नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, हाँ जैसे आपने कॉपर लिया एंड उसके बहुत सारे टर्न्स बनाए, सो दैट इज कॉल्ड एज सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड के लिए भी आप मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही, हाँ जैसे सोलिनॉइड एक सर्कुलर लूप है, ऐसे बहुत सारे लूप्स है तो उसमें करंट फ्लो होता है, तो आप वैसे ही आप अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा सकते हो, जैसे क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैंने एक साइड दिखाया, एक साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है और एक नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है। जैसे बार मैग्नेट में साउथ पोल नॉर्थ पोल रहता है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ रहता है। वैसे ही आपका एक सोलिनॉइड बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि सोलिनॉइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे आएगा, देखो लेफ्ट हैंड बोल दिया मतलब आपको लेफ्ट हैंड यूज करना है, लेकिन यूज कहाँ पे होता है वो पहले जानते हैं, फिर बाद में समझते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। देखो मोस्टली ये आपका यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। किसमें यूज होता है ना, इलेक्ट्रिक मोटर। देखो अगर आपका मोटर लिखा है, मोटर मतलब आपको घर पे पता है मोटर है, पानी का मोटर, तो आप क्या देते हो उसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो। और वो कुछ काम करता है तो मतलब वो किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो पानी का पंप रहता है, मोटर रहता है, वो क्या करता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेता है, तो देर इज सम मैकेनिकल वर्क इज डन, तो दैट विल इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है वो होता है आपका मोटर। ओके, और जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर, दैट इज कॉल्ड एज जनरेटर। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है उसको सिंपली हम लोग बोलते हैं जनरेटर। तो ये दोनों, मोटर एंड जनरेटर, ये दोनों आपका मैग्नेटिक इफेक्ट में आता है। लेकिन ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे यूज होगा ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल FLR, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये कहाँ पे यूज होगा ना, आपका इलेक्ट्रिकल मोटर में यूज होगा। ओके, और आपका जनरेटर में क्या होगा ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। याद रख लेना, लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे यूज करोगे ना, मोटर में। राइट हैंड रूल कहाँ पे यूज करोगे
ना आपका जनरेटर में। ये दोनों डिफरेंस पहले समझ लो, किसको कहाँ यूज करना है वो पहले समझो, फिर कैसे यूज करना है वो हम लोग समझाएंगे, ठीक है। तो पहले समझ लो कि भाई हमारा जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ओके। एंड आपका मोटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके क्लासरूम में फैन लगा है, तो फैन में क्या है, आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, मतलब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया। अब फैन रोटेट करता है, मतलब उसके अंदर एक मोटर है कि नहीं। तो वो मोटर का काम क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, बिकॉज द फैन स्टार्ट मूविंग व्हेन यू सप्लाई एनर्जी, सो दैट मीन्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो वहां पे है क्या, मोटर। तो मोटर मतलब सिंपली यू गिव सम एनर्जी that is converted into other form of energy. Now what energy you are giving, now you are giving electrical energy, and what form it is converting, it is converted into mechanical energy. तो ये मोटर है, और ये मोटर में आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। सिमिलरली आपका अगर जनरेटर का बात करते हैं, तो जनरेटर क्या करता है ना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे आपका यूज होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ओके। ये बेसिक डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको इजी तरीके से दोनों ही चीजें एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, पहले जाते हैं हम लोग मोटर के लिए, और मोटर का वर्किंग समझने के लिए आपको पहला चीज ये समझना है कि लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखो मोटर में होता क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको मैं बता देता हूं क्या होता है मोटर में। मोटर में आपका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या चाहिए, एक मैग्नेट चाहिए। देखो मैंने एक मैग्नेट दिखाया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इसके वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड है, बी से डिनोट करता है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके मैग्नेट से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट का, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक कॉइल रखेंगे, वी विल कीप ए कॉइल। ये रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने दिखाया, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा है। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल में सपोज मैंने करंट सेंड किया, क्योंकि मैं सर्किट में कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आपका फैन है, फैन के अंदर एक मोटर है, तो मोटर को अगर मैंने सर्किट से कनेक्ट किया, ऑन किया, तो उसमें क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और उसको हमने किस में रख दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो सपोज ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसको आपने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड यू आर कीपिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आपने पढ़ा है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भाई साहब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर एक कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो दैट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। अगेन आपने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। इंटरैक्ट कर रहा है मतलब क्या करेगा, फोर्स। फिजिक्स में इंटरैक्शन का मतलब होता है फोर्स। तो यहाँ पे जब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, the current carrying conductor itself produces magnetic field. So when you keep it inside a magnetic field, the magnetic field interact with each other. So that means someone will experience a force. Who will experience the force? The conductor will experience a force. तो ये कॉइल के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होगा, और ये कॉइल के ऊपर जब एक फोर्स एग्जर्ट होगा, तो यहाँ पे कॉइल एक सिंगल कंडक्टर नहीं है। ये कॉइल में क्या है, चार पार्ट्स है, आप देख सकते हो। दिस इज वन पार्ट ए बी, ये पार्ट सी बी सी, ये पार्ट डी, ये पार्ट ए, ये फोर पार्ट्स है। तो सपोज इफ आई टेक, इफ कंसिडर ये आपका एक कॉइल है, ऐसा रेक्टेंगुलर कॉइल है, इट्स अ रेक्टेंगुलर कॉइल। तो ये वाला एक पार्ट है, 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 चार पार्ट्स है। अब ये फोर्स का डायरेक्शन हमें पता रहेगा,
तब जाके हम लोग बताएंगे ये कॉइल कैसे मूव करेगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन से पता चलता है कि कंडक्टर का मोशन कैसे होगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो वही कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना पड़ेगा कि भाई वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा हर एक कंडक्टर के लिए। तो ये कॉइल को तो मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उसके वजह से ये कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो यहाँ पे टेक अवे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि कोई कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, क्योंकि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। एंड इफ यू आर कीपिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field will interact among themselves, so that means the conductor will experience a force. To know the direction of the force, वो force का direction क्या होगा, उसके लिए हम लोग को कौन सा रूल पढ़ना पड़ेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। चलो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्विकली समझ जाते हैं, फिर मैं आपको मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझा दूंगा ना। लेफ्ट हैंड रूल मतलब भाई सिंपल बात है, अपना लेफ्ट हैंड निकालो। लेफ्ट हैंड में हमारा जो ये दो फिंगर ना कोई काम का नहीं है, हमारा जो ये तीन फिंगर जो है सबसे यूजफुल है। तो हमेशा जब भी हाथ खोलना है तो हाथ खोलते समय ये दोनों को पहले बंद कर दो। अब 3 उंगली खुल गए आपके, ओके। 3 उंगली में मैं बता देता हूं, इसको थंब बोलते हैं भाई, इसको इंडेक्स, और इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, ओके। इंडेक्स मतलब पॉइंट आउट करने के लिए जो फिंगर हम लोग यूज करते हैं तो उसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। एंड दिस इज थंब एंड दिस इज द मिडिल फिंगर, ओके। नाउ किसको क्या असाइन करना है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा किसको क्या असाइन करना है। FBI, दैट इज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है FBI। तो अगर आपको याद नहीं है तो आपको तो याद रहेगा, FBI। FBI कहां से स्टार्ट होगा, थंब से। थंब स्टैंड्स फॉर F एंड द इंडेक्स फिंगर स्टार्ट्स फॉर B। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैं आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट। देखो FBI ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो आप बैठ के सोचते रहोगे भाई फोर्स कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट क्या होगा, ऐसा नहीं है। वेरी सिंपल, इसको हम लोग F से डिनोट करेंगे, F। थंब को किससे डिनोट करेंगे, F। इंडेक्स फिंगर को B से, मिडिल फिंगर को करंट से। तो ये अगर आपका करंट का डायरेक्शन होगा, इंडेक्स फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो थंब आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा। समझ रहे हो? हाँ, इंडेक्स फिंगर क्या होता है, इंडेक्स फिंगर इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर फॉर करंट, थंब फोर्स। हमेशा याद रखो थंब क्या रहेगा, फोर्स। तो ये FBI वाला रूल याद रख लेना, FBI। फोर्स कौन दिखा रहा है, न थंब। मैग्नेटिक फील्ड कौन दिखा रहा है, न इंडेक्स फिंगर। करंट क्या रह गया, मिडिल फिंगर। हाँ, मिडिल फिंगर ही हमारा करंट का डायरेक्शन दिखाता है, तो इंडेक्स फिंगर क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट थ्रू द कंडक्टर आपने मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट किया एंड मैग्नेटिक फील्ड को इंडेक्स फिंगर से रिप्रेजेंट किया, तो थंब आपका क्या दिखाएगा ना, फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दैट विल बी शोन बाय द थंब। थंब से आपको पता चल जाएगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो दिस इज वेरी सिंपल, FBI। आपको एग्जाम में ऐसा रहेगा तो हमेशा रखो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप जिसको भी देखो, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया तो ये फोर्स हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। इसने ऐसा रखा तो देखो खुद ही देख लो, दिस इज द फोर्स थंब, दिस इज द करंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे आपको लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। थंब फॉर फोर्स, ये आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, मिडिल फिंगर आपका करंट के लिए है। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जैसे
ये आप देख सकते हो, ये कंडक्टर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद से आप हायर क्लासेस में आगे जाके पढ़ोगे। ये देखो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन है। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, तो ये थंब किधर दिखा रहा है, फोर्स, जो फोर्स यहाँ पे अंदर की तरफ है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ये ड्रॉ करके भी बता दूंगा, क्योंकि आपको वर्किंग प्रिंसिपल उसी से ही समझेगा। ये आपका कॉइल है, दिस इज द कॉइल, और ये कॉइल में करंट का डायरेक्शन है। इसको नेमिंग भी कर देता हूं, लेट दिस इज P, लेट दिस इज Q, लेट दिस इज R, लेट दिस इज S। ठीक है, अब इसको जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उसका डायरेक्शन ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अभी आपको बताना है कि फोर्स कहाँ कैसे लगेगा। तो अभी हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिया है। मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है कहाँ पे है, करंट भी पता है हमें कहाँ पे है। देखो ये हो गया मेरा इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो देखो थंब अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये वाला पार्ट के लिए, ये वाला पार्ट के लिए मेरा जो फोर्स है वो अंदर की तरफ है। यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वो अंदर की तरफ है। इस वाला पार्ट के लिए जब मैं दिखा रहा हूँ करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो थंब देखो बाहर की तरफ आ रहा है। देखो ये मेरा मिडिल फिंगर है जो करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस साइड है, लेफ्ट टू राइट। ये करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, ये थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या होगा, डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, ये फोर्स बाहर की तरफ। तो मैंने कॉइल का दो पार्ट मैंने दिखा दिया, एक फोर्स अंदर की तरफ, एक फोर्स बाहर की तरफ। नाउ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो हम लोग समझ जाते हैं। सपोज ये आपका कॉइल है, कंसिडर दिस इज द कॉइल। एक फोर्स मैंने क्या बताया, अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड रूल यूज किया तो देखा कि ये थंब अंदर की तरफ जा रहा है और इधर से थंब बाहर की तरफ आ रहा है। तो हमने ये कॉइल लिया, इस साइड वाला एलिमेंट के लिए फोर्स अंदर की तरफ, इसके लिए फोर्स बाहर की तरफ। तो ये कॉइल क्या होगा, ऐसा रोटेट करेगा, क्योंकि अगर आपने दो फोर्स अप्लाई किया, एक फोर्स अंदर की तरफ, एक फोर्स बाहर की तरफ, तो कॉइल क्या करेगा, ऐसा रोटेट करेगा लाइक दिस, क्योंकि एक साइड आपने अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई किया, एक तरफ बाहर। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। आगे जाके इसको डिटेल में आप पढ़ोगे, दैट इज ये दो फोर्स मिलके क्या कर रहे हैं, एक फोर्स आप देख सकते हो अंदर की तरफ है जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, और एक फोर्स मैंने दिखाया बाहर की तरफ जिसको डॉट से रिप्रेजेंट किया। ये दोनों फोर्स क्या कर रहा है, कॉइल को रोटेट कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, जो आगे आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, टॉर्क, और इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। 10 स्टैंडर्ड के लिए उतना ही काफ़ी है जितना मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टॉर्क जनरेट करता है, और इस टॉर्क के वजह से आपका कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है। यही आपका वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, सो लेट्स मूव, देख लेते हैं आगे क्या होता है। देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, एक मोटर है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब इसको सप्लाई दिया है हमने करंट फ्लो करने के लिए। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लिट रिंग्स, ये दो चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ये स्प्लिट रिंग है, ये आपका एक्सिल है, मोटर जहाँ से कनेक्टेड होता है, क्योंकि वो रोटेट करेगा कॉइल के साथ, तभी जाके आपका अप्लायंस काम करेगा। तो ये आपका एक एक्सिल है, यहाँ पे आपका स्प्लिट रिंग्स लगा है, सो दैट ये करंट इसके थ्रू ऐसा फ्लो कर सके। तो करंट जब फ्लो करेगा, मैंने जैसे बताया था, एक साइड फोर्स आपका अंदर की तरफ काम करेगा, एक फोर्स बाहर की तरफ काम करेगा। इसके वजह से ये जो कॉइल है, ये कॉइल अभी रोटेट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस मैग्नेट के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में है, और इस करंट कैरिंग कॉइल में भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दोनों इंटरेक्ट करेंगे
तो इसके वजह से ये मैग्नेट क्या करेगा, इस कॉइल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। यहाँ पे दो फोर्सेस काम करेंगे, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इस कॉइल को रोटेट करेंगे। ओके, बाकी एलिमेंट्स आप पढ़ सकते हो, इसमें कार्बन ब्रशेस यूज किया जाता है, स्प्लिट रिंग्स यूज किया जाता है। ये नोमेनक्लेचर, ये आपको प्रॉपर्ली लेवल डायग्राम आपको आना चाहिए। हाँ देखो दिया है पहला चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, a device which converts electrical energy to mechanical energy is called as motor। जब भी क्वेश्चन पूछा रहेगा तो ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, डेफिनेशंस लिखना पड़ेगा। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर? द डिवाइस which converts electrical energy to the mechanical energy। अब कंस्ट्रक्शन कैसा है? इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर लूप of copper wire placed between the magnetic poles। जैसा डायग्राम है वैसा ही लिखना। और इसमें क्या यूज होता है ना, स्प्लिट रिंग्स यूज होते हैं एंड कार्बन ब्रशेस यूज होते हैं। हाँ, टू रिवर्स द करंट डायरेक्शन एवरी हाफ रिवोल्यूशन। हर हाफ रिवोल्यूशन के बाद वो करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो कभी कॉइल ऐसे रोटेट करता है, फिर ऐसे रोटेट करता है, लाइक दिस। तो स्मूथ रोटेशन हो सके, क्योंकि ऐसा नहीं कि आधा रोटेट करेगा फिर रुक जाएगा, तो आपका करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो वो रोटेशन कंटिन्यूअस होता रहता है। ये याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे यू विल अंडरस्टैंड ये करंट का डायरेक्शन अल्टरनेट क्यों किया जाता है स्प्लिट रिंग के थ्रू, सो दैट आपका मोशन एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली हो सके। ऐसा नहीं कि एक जगह एक रोटेशन करके वो रुक जाए। ओके, तो करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करने की वजह से वो रोटेट करता रहता है। ओके, हर हाफ रोटेशन, आधा रोटेशन के बाद, जैसे ऐसा कॉइल है, ये हाफ रिवोल्यूशन कर दिया लाइक दिस, ऐसा आ गया, फिर उसके बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो फिर से वो रोटेट करके ऐसा आ जाएगा, फिर कंटिन्यूसली ऐसा चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, सबको EMI पता है, बट ये वाला EMI कुछ अलग ही है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये काफी इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, इफ यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, सपोज आपने एक कॉइल रखा है, सपोज यू कीप ए कॉइल। मैं आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ। सपोज ये एक कॉइल है और ये कॉइल में एक गाल्वानोमीटर लगा है। देखो, गाल्वानोमीटर क्या होता है? ये कुछ मेजर नहीं करता है। गाल्वानोमीटर डिवाइस, इट डजंट मेजर एनीथिंग। ये करंट नहीं मेजर करता, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करता है। तो फिर करता क्या है ना, ये डिटेक्ट करता है अगर सर्किट में थोड़ा सा भी करंट फ्लो हुआ, सर्किट में थोड़ा सा भी आपका वोल्टेज ड्रॉप हुआ या कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो ये तुरंत डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो आपने कॉइल लिया तो इसमें कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा था, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, आई इज जीरो, करंट इज जीरो। तो गाल्वानोमीटर का पॉइंटर जीरो पे रहता है। हाँ, ये गाल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है ना, ये बीच में जीरो रहता है, तो देयर इज नो करंट। जब गाल्वानोमीटर पॉइंटर जीरो पे रहता है मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब आप क्या करोगे, आप एक बार मैग्नेट लेके आओगे। हाँ, ये फैराडे जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट पहले कंडक्ट किया था। तो उन्होंने क्या किया, बार मैग्नेट को धीरे धीरे कॉइल के तरफ लेके आया। अब कॉइल के जितना नजदीक आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता गया। फिर कॉइल से दूर लेके गया तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता गया, क्योंकि ये बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। जितना पास आओगे फील्ड स्ट्रांग होगा, जितना दूर जाओगे फील्ड वीक होगा। सो व्हेनेवर ही मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, द फील्ड इंक्रीजेस। whenever he moved the magnet away from the coil, the field decreases। तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज क्या देखा कि जब मैग्नेट को नजदीक लेके आ रहे थे या फिर जब मैग्नेट को दूर लेके जा रहे थे, उन्होंने देखा कि इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ और उसके वजह से गाल्वानोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्शन दिखाया। यू कैन सी देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर ऑफ द गाल्वानोमीटर। तो हुआ क्या,
ना आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, कंटिन्यूसली मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स एंड अवे, तो उसके वजह से ये जो कॉइल है, इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हुआ, ना करंट फ्लो हुआ। तो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के वजह से जब करंट इंड्यूस होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो मतलब आप एक मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाओ या फिर कॉइल को मैग्नेट के पास लेके जाओ, तो ये दोनों तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर रहे हो, तो उसके वजह से एक करंट इंड्यूस होता है, और ये जो करंट इंड्यूस होता है इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दिस इज गिवन बाय फैराडे। इसको ही बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, so we will take a pause. ओके, सो हमने EMI समझ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ओके, एंड कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करते हो तो कैसे कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, दैट वी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। नाउ मूविंग ऑन टू दिस, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर यूज़ किया है, तो लेट अस अंडरस्टैंड गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्चुअली ये म्यू ए नहीं रहता है, नॉर्मली ये कोई करंट मेजर नहीं करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो लिखा है, देखो बीच वाला पॉइंट जो है वो जीरो। ये कब होता है, जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है ना, तो पॉइंटर जीरो पर रहता है। अब करंट के डायरेक्शन के हिसाब से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर लेफ्ट या राइट हो सकता है। वो जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा ना, फ्लेमिंग का जो दूसरा वाला रूल, राइट हैंड रूल हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इंड्यूस करंट, जो करंट इंड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन किधर है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे हम लोग EMF इंड्यूस करते हैं, जहाँ पे हम लोग करंट जनरेट करते हैं, वहाँ पे आपका राइट हैंड रूल आता है। जहाँ पे हम लोग एनर्जी यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए, वहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए लेफ्ट हैंड रूल, करंट का डायरेक्शन जानने के लिए राइट हैंड रूल। ये दो चीज़ें याद रख लो। फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए क्या यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल। वो कहाँ पे यूज़ होता है, मोटर में। ओके, नाउ जनरेटर में क्या होता है, हम लोग जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं, ना करंट जनरेट करते हैं, ना कैसे जनरेट करते हैं, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं कॉइल के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, और वो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे ना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। नाउ आई एम यूजिंग माई राइट हैंड। वैसे ही 3 ही फिंगर यूज करना है आपको, कौन सा, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। नाउ थंब को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उसी डायरेक्शन में कंडक्टर का मोशन होगा, तो इसीलिए थंब विल बी द मोशन। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड आपका जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। इंडेक्स फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड आपका करंट इंड्यूस का डायरेक्शन देगा आपका मिडिल फिंगर। जैसे वहाँ पे था वैसे ही रहेगा, बस फर्क इतना है कि फोर्स के जगह मोशन ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इंडेक्स फिंगर ही था, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर ही रहेगा, एंड मिडिल फिंगर का डायरेक्शन आपका वहाँ पे करंट था, यहाँ पे इंड्यूस करंट हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट विल बी द मिडिल फिंगर। तो यही आपका देख सकते हो, सपोज ये आपका कंडक्टर हो गया थंब के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका इंडेक्स फिंगर, देन आपका मिडिल फिंगर क्या रहेगा ना, करंट का डायरेक्शन, लाइक दिस, वेरी सिंपल। थंब क्या होगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर, इंडेक्स फिंगर क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मिडिल फिंगर क्या होगा ना, करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। दैट इज वेरी सिंपल। पहले भी ये फोर्स था, ये फोर्स के जगह पे ये आ जाएगा मोशन ऑफ द कंडक्टर। इंडेक्स फिंगर पहले भी मैग्नेटिक फील्ड था, लेफ्ट में भी
ये राइट में भी वही रहेगा। ये आपका करंट का डायरेक्शन था, ये हो जाएगा अभी इंड्यूस करंट। तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको समझना है कि क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। इंडेक्स फिंगर जैसा था वैसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये आपका मिडिल फिंगर देगा करंट का डायरेक्शन, कौन सा करंट ना कौन सा करंट इंड्यूस हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे क्या इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। तो मिडिल फिंगर क्या दे रहा है हमारा कि करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। इंडेक्स फिंगर जैसा था वैसा ही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थंब जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स था, अब वो राइट हैंड रूल में क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि फोर्स जिधर रहेगा मोशन उधर रहेगा। तो फोर्स के जगह पे ये आ गया मोशन। ये मैग्नेटिक फील्ड जैसा था वैसा ही रहेगा, खाली करंट के डायरेक्शन के जगह पे आ जाएगा इंड्यूस करंट। सो दिस इज वेरी सिंपल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल का काम है कि करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है वो हमारा बताएगा मिडिल फिंगर। कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो बताएगा हमारा थंब। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है वो बताएगा हमारा इंडेक्स फिंगर। तो मिडिल फिंगर देगा कि करंट कौन से डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस हो रहा है। सो दैट इज वेरी सिंपल। तो ये आप इजीली याद रख सकते हो। इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, बताया था। ये कौन बताता है इंड्यूस करंट, मिडिल फिंगर। ठीक है। तो थंब क्या देता है आपका, द डायरेक्शन ऑफ मोशन। थंब गिव्स द मोशन, थंब गिव्स द मोशन, कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। एंड इंडेक्स फिंगर क्या दे रहा है आपका, देखो इंडेक्स फिंगर दे रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी। सेम कॉन्सेप्ट, बस जगह अलग है, पहचान अलग है। तो जगह के साथ पहचान बदल रहा है, लेफ्ट के जगह पे राइट आ गया, इंड्यूस करंट आ गया करंट के जगह पे, एंड आपका फोर्स के जगह पे मोशन ऑफ द कंडक्टर आ गया। बस मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर था, अभी भी वही है। उतना आप अच्छे से समझ जाओगे तो यू कैन इजीली राइट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट एंड राइट में क्या फ़र्क है समझ के पढ़ोगे तो एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों को अलग अलग मत पढ़ो, दोनों को कंपेयर करके पढ़ो। ओके नाउ अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर मैंने आपको बताया था, जनरेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो देखो क्या जनरेट करता है, कैसे जनरेट करता है। देखो एसी और डीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, जहाँ पे चेंज होता रहता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियडिकली, मतलब टाइम के साथ। तो हमारे हाउस होल्ड में जो इंडिया में जो एसी है उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब देखो एसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे 50 साइकिल्स जाता है। ये एक साइकिल है, वन साइकिल, दिस इज वन साइकिल। तो 50 साइकिल्स पर सेकेंड, तो उसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज। तो हमारे घर पे जो एसी आता है उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो ये अल्टरनेटिंग है, हमारे घर में जो सप्लाई आता है हाउस होल्ड सप्लाई, दैट इज एसी, और उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, दैट इज 50 साइकिल्स पर सेकेंड। ओके नाउ जनरेटर इज कंसिस्ट uses conducting rings to produce current that reverses the direction every half rotation. डीसी जनरेटर, देखो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच आपको मैं फर्क बता देता हूं। वहां पे आपका कंडक्टिंग रिंग्स यूज होता है। एसी जनरेटर में आपका क्या यूज होता है ना, कंडक्टिंग रिंग्स, और डीसी जनरेटर में आपका यूज होता है स्प्लिट रिंग्स। बता देता हूं क्या होता है। एसी में वैसे ही डायरेक्शन चेंज होता रहता है, बट डीसी में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो वो कॉइल का मोशन कंटिन्यू रखने के लिए क्या होता है ना, हम लोग स्प्लिट रिंग्स यूज करते हैं। ओके तो करंट क्या होता है, फ्लो होना चाहिए एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं, जो आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी बता दूंगा। ये देखो एसी और डीसी के बीच डिफरेंस के लिए यू कैन सी हियर, जैसे मैंने आपको बताया था एसी का वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है, मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव में जाता है, फिर जीरो होता है, मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है, लाइक दिस इज अल्टरनेटिंग।
DC मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम लाइक दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये सब चीजें थोड़ा आप पढ़ सकते हो, यू कैन गो थ्रू दिस, वेरी सिंपल। क्विकली मूविंग इनटू द मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, तो जनरेटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने आपको ऑलरेडी जनरेटर का काम बता दिया था। क्या रहता है? एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर एक कॉइल को रखेंगे। मोटर में क्या था कि कॉइल में हम लोग करंट फ्लो करते थे और वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता था। बट जनरेटर के केस में क्या होगा ना, यहाँ पे हम लोग करंट सप्लाई नहीं देंगे, यहाँ से हम लोग करंट जनरेट करेंगे। तो मतलब हमें कॉइल को रोटेट करना है, तो कॉइल को रोटेट करने के लिए हम लोग कुछ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे। अगर आप सही मायने में समझना चाहते हो कि कैसे ये सब काम करता है, आप टरबाइन देखा रहेगा, टरबाइन का ब्लेड रहता है, एक प्रोपेलर रहता है, उसके ऊपर जब पानी गिरता है तो वो टरबाइन घूमता है, तो उससे जो कनेक्टेड जो शाफ्ट है वो रोटेट करता है और वो शाफ्ट कॉइल के साथ लगा रहता है, वो कॉइल रोटेट करता है। तो मतलब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कॉइल को मूव करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। वी गिव मैकेनिकल एनर्जी टू रोटेट द कॉइल। अब ये कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लगता है तो इसमें करंट इंड्यूस होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब भी आप वर्किंग प्रिंसिपल बताओगे जनरेटर का, तो आपको बताना पड़ेगा कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसका स्टेटमेंट क्या है? व्हेन ए कंडक्टर मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड कॉजिंग करंट टू फ्लो। तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ और वोल्टेज इंड्यूस होता है, जिसके वजह से क्या होता है? आपका करंट फ्लो होता है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। ऑलरेडी मैंने आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया था। थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। देखो, आप खुद देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कौन सा वाला जनरेटर है, आप खुद बता सकते हो। एसी जनरेटर देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक शाफ्ट है, दिस इज द शाफ्ट, एक्सेल भी बोलते हैं। अब इसको आप रोटेट करते हो बाय मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मैंने आपको टरबाइन का एग्जांपल दिया था, वो रोटेट करता है। वो रोटेट करने से क्या होता है? ये कॉइल रोटेट करता है, और कॉइल किस में रोटेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है। तो कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो कॉइल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है। जस्ट बिफोर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉइल के जो पार्ट्स रहते हैं, इसमें क्या होता है? फोर्स एक्सर्ट होता है, मतलब आपका मैकेनिकल एनर्जी के वजह से ये क्या होता है? कॉइल रोटेट करता है। कॉइल रोटेट करने के वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। मैग्नेटिक फील्ड को जब कट करता है तो क्या होता है? इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। ईएमएफ मतलब दैट इज द वोल्टेज, और उस वोल्टेज इंडक्शन के वजह से क्या होता है ना, इस कॉइल में क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। ओके, लेट मी रिपीट अगेन। तो हमने यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं दिया इसको रोटेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं दिया। हमने क्या दिया? मैकेनिकल एनर्जी। हमें कॉइल को कुछ एक्सटर्नल फोर्स या टर्क के वजह से उसको रोटेट करना है। तो कॉइल जैसे ही रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल जब रोटेट करता है तो आपका उसमें क्या इंड्यूस होता है ना? ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जिसके वजह से करंट फ्लो होता है, जिसको हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब भी आप जनरेटर के बारे में लिखोगे तो आपको ये प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद नहीं आता है तो शॉर्ट में याद रखो EMI। तो जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे आप करता है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है। और कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, जैसा कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर है। तो ये गैल्वानोमीटर मेजर करता है कि करंट कितना इसमें इंड्यूस हुआ। अगर ज़्यादा इंड्यूस होगा तो आपका गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन देखो, जब करंट नहीं इंड्यूस होता है तो 0 पे रहेगा, जैसे ही करंट बढ़ता जाएगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा। ओके, प्रीवियस केस में जब आपने मोटर पढ़ा था वहां पे आपका इसके जगह पे एक सप्लाई वोल्टेज था, एक बैटरी लगा था। ये मोटर के केस में था।
तो ये आपने सप्लाई देख लिया ना, तो समझ जाना कि वो मोटर का कंस्ट्रक्शन है। और सप्लाई के जगह पे अगर आपका ऐसा गाल्वानोमीटर रहेगा तो मतलब ये करंट को डिटेक्ट कर रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपका जनरेटर है। ओके, तो आपको मैंने एसी और डीसी जनरेटर का डिफरेंस तो बता दिया है, यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, ये आपका डीसी जनरेटर, देखो क्या डिफरेंस है। वहां पे आपका अलग रिंग था, यहाँ पे देखो आपके स्प्लिट रिंग्स है। ओके, सो दैट कंटिन्यूसली कॉइल रोटेट कर सके। It works on the rotating conductor within the magnetic field, induce alternating current, which is then converted into unidirectional DC by a mechanical switch called as commutator. ये एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कम्यूटेटर के बारे में। जैसे एसी जनरेटर में अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस होता है, यहाँ पे भी एसी इंड्यूस होता है, लेकिन वो कम्यूटेटर के थ्रू किसमें कन्वर्ट होता है, डीसी में कन्वर्ट होता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है आप हायर क्लासेस में और बेटर तरीके से पढ़ोगे, कैसे एसी डीसी में कन्वर्ट होता है, कम्यूटेटर का काम क्या होता है। तो ये जो प्रिंसिपल, जो डीसी जनरेटर आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, डायनामो में यूज होता है। ओके, आपने देखा रहेगा जो साइकिल चलाते हैं, आप पेडलिंग करते हो और आपका बल्ब ग्लो करता है, तो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे आप साइकिल पेडलिंग करते हो तो रोटेशन होता है, और वो रोटेशन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल जब रोटेट करता है तो उसमें क्या इंड्यूस होता है ना, करंट इंड्यूस होता है। वो करंट एसी में रहता है जो एक कम्यूटेटर के थ्रू डीसी में कन्वर्ट होता है, एंड दैट इज यूज्ड जैसे छोटे छोटे पावरिंग डीसी मोटर्स के लिए काम करता है, एंड आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर सकते हो लाइट करने के लिए। ओके, सो दिस फिनिशेस योर डीसी जनरेटर। ओके, एंड जनरेटर के कुछ पार्ट्स अगर आप देख सकते हो तो उसके कुछ रोटेटिंग पार्ट रहते हैं, कुछ स्टैटिक पार्ट रहता है, एंड कम्यूटेटर मैंने आपको बताया कम्यूटेशन क्या होता है, दैट ऑल्सो यू कैन गो थ्रू दिस, यू कैन रेफर दिस डायग्राम, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। ओके, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द PIQs। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि ये दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है। इसमें भी सर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने बताया था करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा, करंट अंदर की तरफ जाएगा तो ये क्लॉकवाइज। ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसमें भी वही हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है। अब हम लोग ऊपर ऊपर सब देख लिए, अब नीचे देख लेते हैं। नीचे क्या है, यहाँ पे 2 रजिस्टर है, इधर क्या है, यहाँ पे 2 रजिस्टर है। देखो अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ऑब्जर्व कर रहा हूँ फर्स्ट डायग्राम को। क्या बोला है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। डायग्राम को अच्छे से देख के आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। पहला अल्टरनेटिव दिया है द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ए इज लार्जर देन बी। दूसरा दिया है द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी इज लेस देन ए। तीसरा पॉइंट दिया है द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ए एंड बी इज सेम। चौथा पॉइंट दिया है द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ए इज लेस देन बी। देखो ये सारे पॉइंट्स देख के आंसर ढूंढने से अच्छा कि थोड़ा समझदारी से काम लो। यहाँ पे आप देख लो 2 रजिस्टर यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, इसको भी 5 वोल्ट दिया गया है, इसको भी 5 वोल्ट दिया है, वोल्टेज सेम है, दोनों ही केस में आपका वोल्टेज सेम है। लेकिन एक केस में आपका रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, एक का R1 है दूसरे का R2 है, तो आपको थोड़ा सा सीरीज कॉम्बिनेशन जानना पड़ेगा। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। अभी यहाँ पे 2 रजिस्टर कैसा है ना, पैरेलल में है, तो हम लोग को पता है 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ना। ये दोनों चीज में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सीरीज है और यहाँ पे पैरेलल है। तो पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे Rp इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन सीरीज में क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस केस में हमारा रेजिस्टेंस कम हो गया, इस केस में हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। नाउ हमें पता है करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये कहां से आया भाई, ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ पढ़ा है ना आपने, द करेंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहां से आपका आया था V = IR, जिसको आप हमेशा याद रख लेते हो कि रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट। तो उस हिसाब से अगर आप करंट निकालोगे तो क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस डिनोमीटर में है, अगर ये स्मॉल हो गया तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम कहाँ पे हुआ, ये बी वाला केस में हमारा रेजिस्टेंस कम हुआ, मतलब यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो होगा। और ए वाले केस में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगा, इसमें कम फ्लो होगा। तो जिसमें कम करंट फ्लो होगा, मैंने आपको ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट बताया था, ये करंट कैरिंग कंडक्टर था। मैंने बताया था कि करंट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट का वैल्यू अगर घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज सेम है, लेकिन यहाँ पे दो रेजिस्टर सीरीज में है, यहाँ पे दो रेजिस्टर पैरेलल में है। अगर इफेक्टिव वैल्यू निकाला जाए, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट बढ़ जाता है। तो करंट बढ़ जाएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। यहाँ पे दो रेजिस्टर सीरीज में है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब करंट क्या हो गया, कम हो गया। करंट कम हो गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने ऑप्शन देखना है कि बी पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन बी पे हाई होगा एंड ए पे लो होगा। ओके, सो यू कैन चेक हियर लास्ट वाला ऑप्शन, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ए इज लेस देन बी। ये आपका करेक्ट आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, उसने ये नहीं बताया कि बी ज़्यादा है, उसने ये बोल दिया कि ए कम है, दोनों एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पे टेक अवे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट आप यहाँ से टेक अवे ले रहे हो। पहला चीज़, ये रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होता है, रेजिस्टेंस अगर कम होता है तो करंट बढ़ता है। और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन है ना, अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सो दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, देखने में आसान है बट थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। When an electric current passes through a solenoid, it shows the magnetic force field, lines of force similar to a, जस्ट हमने डिस्कस किया था, दैट इज ए बार मैग्नेट। मैंने बताया था अगर आप एक सॉलिनॉइड कॉइल लेते हो तो एक साइड से वो साउथ पोल जैसा बिहेव करता है, एक साइड से नॉर्थ, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ रहता है और बाहर जो रहता है वो नॉर्थ से साउथ। ऐसे बहुत सारे लूप्स बनते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी वो लूप्स एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग करंट, करंट प्रोड्यूसिंग डिवाइस, अभी पढ़ा हमने, जो जनरेट करता है वही है जनरेटर। वोल्ट मीटर कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है। एमीटर करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर कुछ भी मेजर नहीं करता, ये भाई साहब खाली डिटेक्ट करते हैं, ना ही करंट मेजर करते हैं ना ही पोटेंशियल डिफरेंस। सो वोल्ट गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर या वोल्टमीटर यूज नहीं हो सकता डायरेक्टली। हाँ, हायर क्लासेस में पढ़ोगे कैसे होगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, अभी बताया था पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को हम लोग लेते हैं जूल, टाइम को लेते हैं सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड दैट इज वाट। तो पावर का यूनिट है वाट। व्हाट इज सोलेनॉइड, बताया था आपको। हाँ, डेफिनेशन लिख सकते हो, कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। जस्ट मैंने ड्रॉ करके दिखाया। ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। ओके, आपको कुछ फिगर्स दिया रहेगा, उस कंपोनेंट्स के बारे में रहेगा, तो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स। हाँ, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन। ओके, गिव रीजंस, गिव रीजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं।
फॉर रिलेटिव पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। देखो कॉपर, एल्यूमिनियम, देखो कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनका कंडक्टिविटी का ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो सिल्वर का कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। कोई भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी रहता है कंडक्टिविटी, जो करंट को पास करने देता है। जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा करंट पास करता है, जिसका कंडक्टिविटी लो रहता है वो कम करंट पास करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सिल्वर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। अब सिल्वर तो यूज़ नहीं कर सकते, काफ़ी महंगा हो गया है। कॉपर भी एंड एल्यूमिनियम भी यूज़ करते हैं हम लोग। हाँ, घर पे हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कॉपर वायर है, लेकिन आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए जो पावर प्लांट से आता है वो हमेशा एल्यूमिनियम वायर यूज़ होता है। तो ये दो टाइप के वायर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इनका कंडक्टिविटी हाई है, और कंडक्टिविटी हाई है मतलब एनर्जी लॉस कम होगा। एंड ड्यू टू गुड कंडक्टिविटी हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपको कंडक्टिविटी का पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर आपको मेंशन करना है कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम का कंडक्टिविटी सबसे हाई है, दैट्स वाई दे आर प्रिफर्ड फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन टू अवॉइड द एनर्जी लॉस। क्योंकि जिसका कंडक्टिविटी लो रहेगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा और वो एनर्जी लॉस ज़्यादा करेगा। जिसका कंडक्टिविटी हाई रहेगा उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा तो एनर्जी लॉस कम होगा। तो इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम लोग ऐसा मटेरियल प्रीफर करते हैं जिसका कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए। ए टंगस्टन वायर इज यूज, ये आपको मैंने जस्ट डिस्कस किया था जब मैंने आपको बताया था क्यों हम लोग टंगस्टन वायर को यूज करते हैं। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, 3000 से 4000 डिग्री टेम्परेचर तक वो गर्म होता है और हीट लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी एमिट करता है, तो वो बल्ब में यूज होता है। तो आप लिख सकते हो कि इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज heated up to 3000 to 4000 degree centigrade and it doesn't melt and it emits light, so that's why it is used in the electrical bulb. In the electric equipment producing heat like iron, इलेक्ट्रिक हीटर, बॉयलर, टोस्टर, हाँ ये हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, टोस्टर यूज़ करते हैं, बॉयलर यूज़ करते हैं, हाँ जो पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स हाँ ठंडी में यूज़ किया जाता है। देन आयरन, कपड़े प्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एलॉयस सच एज निक्रोम इज यूज, नॉट प्योर मेटल्स। देखो प्योर मेटल जो होता है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो हीटिंग इफेक्ट के लिए आप यूज़ कर रहे हो ऑब्वियसली, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो प्योर मेटल का कोई काम नहीं है इसमें। तो अभी जो निक्रोम हम लोग यूज़ करते हैं, निक्रोम जो है वो एक एलॉय है, निकल एंड क्रोमियम यूज़ होता है, NiNCr। तो ये एलॉयस क्या होता है, एलॉयस का एक प्रॉपर्टी होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मतलब आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ इट कैन टॉलरेट दैट हाई टेम्परेचर, जल्दी मेल्ट नहीं होता है। तो इसीलिए हीटिंग इफेक्ट के लिए एलॉय को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है कंपेयर टू प्योर मेटल्स, बिकॉज प्योर मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एलॉय के टेम्परेचर हाई रहेंगे। मैं आपको आगे भी बताऊंगा जो फ्यूज वायर में हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़ एन एलॉय बट इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, वो भी जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो प्रिफरेबली अगर देखा जाए तो निक्रोम का जो है दैट इज़ एन एलॉय, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जब हम लोग हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं तो it can perform at high temperature without melting. Okay, your chapter, I hope all of you have understood all the things that I have explained. Okay, so quickly I just tell you what we have learned today. हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सा बात है, अगर कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो दो चीज़ें होता है। अगर उसमें करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है या फिर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। पहला चीज़ हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा, एनर्जी बिल कैसे जनरेट होता है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लेना कि कैसे एनर्जी कैलकुलेट किया जाता है। एंड हीटिंग इफेक्ट में हमने हीटर के कॉइल के बारे में पढ़ा एंड इवन वी अंडरस्टूड हाउ द बल्ब वर्क्स, टंगस्टन फिलामेंट कैसे ग्लो करता है वो भी हमने समझा। देन हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के बारे में पढ़ा, जहाँ पे ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा। देन हमने देखा कि कैसे एक सोलिनॉइड बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है।
एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करने के लिए हमने एक रूल पढ़ा, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। याद रख लेना राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज होता है। अगर स्ट्रेट कंडक्टर रहेगा तो थंब करंट के डायरेक्शन में, कर्ल फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर कॉइल रहेगा तो आपका कर्ल फिंगर्स करंट का डायरेक्शन, थंब मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉलिनॉइड में भी बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, करंट कैरिंग कॉइल में बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, स्ट्रेट कंडक्टर में भी बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। कुछ नहीं है, सिर्फ थंब को कर्ल फिंगर से रिप्लेस करो, कर्ल फिंगर को थंब से रिप्लेस करो, दैट्स इट। दैट इज द यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल। देन हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, राइट हैंड रूल पढ़ा, जहां पे हमने जनरेटर और मोटर के लिए यूज किया। मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे यूज होता है, राइट हैंड रूल कहाँ पे यूज होता है। लेफ्ट हैंड रूल आपका यूज होता है दैट इज इन, बताओ कहाँ पे यूज होता है, मोटर में यूज होता है लेफ्ट हैंड रूल में, जहां पे हम लोग निकालते हैं फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है, कॉइल कैसे रोटेट करता है। एंड देन राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ा, जहां पे हमें पता चलता है कि करंट का इंड्यूशन डायरेक्शन क्या होता है। मैंने तीनों चीजें अच्छे से बताया, आप देख सकते हो। ये आपका थंब, ये आपका इंडेक्स फिंगर, ये आपका मिडिल फिंगर, ये दोनों हाथ का आप लिख सकते हो, लेफ्ट एंड राइट। फर्क कुछ नहीं है, ये जहाँ पे फोर्स था यहाँ पे मोशन हो जाएगा। ये इंडेक्स फिंगर दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड ही है, एक में करंट का डायरेक्शन था, एक में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है, बस उतना फर्क है। राइट और लेफ्ट में वही फर्क है। आप दोनों को एक साथ पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। फोर्स के जगह पे मोशन ऑफ द कंडक्टर आ जाएगा, इंडेक्स फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, करंट का डायरेक्शन के जगह इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आ जाएगा। दैट्स द डिफरेंस। ये दोनों को एक साथ समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे। तो जनरेटर में आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन मिलता है, तो इसीलिए आप राइट हैंड रूल यूज करोगे। एंड मोटर में आपका टॉर्क जनरेट होता है, कॉइल रोटेट करता है, तो वहां पे फोर्स का चाहिए, तो वहां पे आपका लेफ्ट हैंड रूल। तो फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड रूल एंड इंड्यूस करंट के लिए राइट हैंड रूल। मोटर के लिए आपका लेफ्ट हैंड रूल एंड जनरेटर के लिए आपका राइट हैंड रूल। बस उतना ही आपको समझना है, फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लेना। So that is where we come to an end of this chapter. Hopefully you like this lecture. Please like us, subscribe us.